अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं गज़ाल अहमद और आप देख रहे हैं समा मनी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ मैन हु रेवोल्यूशनाइज्ड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ अ नेचर एंथुसियास्ट, अ सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट एंड एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपर्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द CEO ऑफ चिल्टन प्योर, मिस्टर नजम अज़ारी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। अच्छा सर, आपको सब जानते तो हैं एज द CEO ऑफ चिल्टन प्योर, लेकिन इफ़ यू कुड डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन, व्हाट वुड इट बी? आई थिंक मैं एक बहुत ही जुनूनी बिजनेसमैन हूँ जिसकी ज़िंदगी में जो फर्स्ट और जो इसकी प्रायोरिटी है वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा वो उसका काम है। तो आई थिंक लोगों की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे लगता है कि मेरा बिज़नेस है, मेरा काम है, तो मैं ज़िंदा हूँ। अगर मेरे अंदर से मेरा काम निकाल लिया जाए तो मैं पीछे कुछ भी नहीं रहता। और ये सेम जो फ़िलासफ़ी है जैपनीज़ की भी ऐसी होती है, कहते हैं जैपनीज़ कौम को अगर मारना है तो उनसे उनका काम ले लो, उनसे उनका काम छीन लो, और तो वो वैसे मर जाए। यही जुनून आपकी कामयाबी की वजह भी है। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में शायद यही वजह है। अच्छा, आपने सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये जर्नी किस तरह की रही? देखिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। इससे पहले तो मेरी IT कंपनी थी, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि आप काम ज़िंदगी में वो करें जो जिसका आपको पैशन हो, जिसका आपको शौक़ हो। तो IT में मेरा ख़ास ऐसा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो मैंने जब अपना पैशन डिस्कवर किया तो मुझे लगा कि नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी। मैं खुद भी बड़ा नेचुरल, ऑर्गेनिक, देसी सा आदमी हूँ, तो मुझे इस तरह की चीज़ों में बड़ा अट्रैक्शन होती थी। तो जिसकी वजह से फिर मैं इसको ऑर्गेनिक की तरफ लेके आया। मेरी चिल्टन प्योर कंपनी, इससे पहले चिल्टन टेक्नोलॉजीज़ थी, फिर उसका नाम चेंज करके उसको चिल्टन प्योर बनाया गया। तो इस तरह मेरा पैशन डिस्कवर हुआ, मुझे समझ आया, मैं इसका एक्सपर्ट बना। लोगों की भी इसकी ज़रूरत थी, बिज़नेस भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस है, इसमें एक अच्छा मार्जिन आपको बच जाता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, फिर से कोई अपनी लाइफ का जो है पैशन बनाया जाए। प्रॉफिटेबल बिजनेस है और एक तरह से देखा जाए तो एवरग्रीन भी है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती रही है, ग्लोबलाइजेशन होती रही है, लोगों का ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से थोड़ा सा रुझान कम से कम तर होता गया। तो आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह टैकल किया? देखिए, ऑर्गेनिक तो हमेशा हमारी सोसाइटी की ज़रूरत रही है और सोसाइटी में मौजूद रहा है। ये इससे कुछ अर्सा पहले ये बिल्कुल मार्केट से गायब हो गई थी चीज़। जब बाद में कोविड आया ना 2019 में, फिर इसकी दोबारा मार्केट बिल्ट हुई है, क्योंकि लोग बीमार हो गए। आपकी माज़रत के साथ मेडिकल साइंस तो आपकी फेल हो गई, ना वो कोई इसकी मेडिसिन बना सके, ना ही कोई ऐसा इंजेक्शन बना सके, ना ही प्रॉपर आज तक कोई ऐसा टेस्ट कर सके। तो ये वाहिद ऑर्गेनिक, नेचुरल, हर्बल चीज़ें थी जिन्होंने आपकी इम्यूनिटी ठीक रखी है, जिसकी वजह से आज आप और मैं हयात ज़िंदा बैठे हैं आज। तो ये ऑर्गेनिक ही है जिन्होंने हमें बचाया हुआ है। अच्छा सर, इनका रुझान कम होने में आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स का भी अच्छा खासा हाथ है? क्योंकि जब भी हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस मर्जी चीज़ के लिए जाएं, उन्होंने हमें अपनी डाइट सही करने को कहने के बजाय वो सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए अगर इस सब गोल खाने को कहें या जो शानदार पीने को कहें, वो हमें सीधा दवाइयाँ लिख के देते हैं। जी, उसकी देखिए ये भी है ना, बेचारे जो ऑर्गेनिक का बिज़नेस करते हैं या हर्बल का करते हैं, या जो हकीम साहब हैं या जो पुंसार वाले, उनके इतने बजट्स नहीं होते ना कि वो डॉक्टरों को टूर पे भेज सके, उनको गाड़ियाँ दे सके। तो जिसकी वजह से वो कभी भी इनको इंडोर्स नहीं करते, ना ही डॉक्टरों को बेचारों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। आपका पेट ख़राब हो, हमेशा वो आपको, मैं किसी ब्रांड का मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, आपको वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन आपको ये सब बोल रिकमेंड नहीं करेंगे। आपके सर में दर्द हो, 10,000 चीज़ें आती हैं, कभी जोशाना रिकमेंड नहीं करेंगे, कभी वो आपको मोरिंगा सप्लीमेंट्स के ऊपर किसी न किसी ब्रांड का आपको सप्लीमेंट लिख देंगे, क्योंकि उस पर मार्जिन मिल रहे होते हैं। दुनिया का जो बेस्ट और पावरफुल सप्लीमेंट है वो मोरिंगा है, स्वांजना। वो कभी आपको नहीं कहेंगे यार बस मोरिंगा ही यूज़ कर ले। या स्किन में अगर आपको एलर्जी हो गई, या आपको एक्नी निकल आई है, या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, वो और हज़ारों मेडिसिन, लेकिन कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप एलोवेरा जेल लगा लें अपने चेहरे के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें वो कभी भी रिकमेंड नहीं करते। डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक को रिकमेंड करे। अगर आपको ऐसा पेशेंट आता है जिसका इतना कोई सीरियस लेवल का इशू नहीं है, स्किन का या कोई भी बॉडी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ऑर्गेनिक की तरफ पहले लेके आए। पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें, वो खुद इसको ले लेके, एक तो सस्ते भी होते हैं और उसको साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा, ऑर्गेनिक का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है ना दुनिया में, कि अगर एक प्रोडक्ट आपको फ़ायदा नहीं दे सकता ना, तो नुकसान भी नहीं देगा। लेकिन मेडिकेटेड प्रोडक्ट का ये होता है कि अगर उसने फ़ायदा देना हुआ तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर नुकसान की तरफ है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बड़े होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो इसकी सबसे मेन इसकी रीज़न है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अच्छा सर, तो रुझान तो कम हो ही गया था, लेकिन तो फिर आपने लोगों का वो माइंडसेट बदलने में, जितना हमारी मेडिकल ड्रग्स पे रिलायंस है, उसको बदलने में आपने कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की? देखिए, हमने इसमें एजुकेशन में हमने लोगों को एजुकेट ऐसे किया कि लोगों को सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स बताए और ये बताया कि ये सदियों से इस्तेमाल हो रहे थे। इसमें कुछ हमारे जो हकीम साहब हैं, पुंसार वाले, उनका भी थोड़ा सा इसमें कसूर था। वो प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी एक इंग्रेडिएंट होता है, वो प्रॉपर उसको ना उसको पैकिंग में देते थे, वो प्लास्टिक में शापर में पैक करके आपको दे देते थे। बंदा वैसे सस्पिशियस हो जाता था कि पता नहीं क्या चीज़ ने दे दिया है। और जो हकीम साहब हैं या पुंसार वाला वटेवर जो भी है, उसको खुद नहीं पता होता कि इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। वो जो भी बंदा आ रहा है उसको भी प्रोडक्ट पकड़ाई जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर एक R&D
की लैब बनाई, जिसमें हम कोई भी हमारे पास हर्ब आती है, कोई भी इंग्रेडिएंट आता है, प्रॉपर उसको हम रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन कौन सा पेशेंट यूज़ कर सकता है, कौन बंदा यूज़ नहीं कर सकता, किस एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, मेल यूज़ कर सकते हैं, फीमेल यूज़ कर सकते हैं, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, कितने अरसे तक ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। हमने जब पूरी उसकी R&D कंप्लीट करके जब प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए विद रेफरेंसेज, तो लोगों का जो ट्रस्ट उस पर बिल्ड हुआ। तो इस तरह जो हम आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनिक की मार्केट डेवलप कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनती जा रही है। अभी भी जो US जो अमेरिका है, वहाँ की जो इसकी मार्केट है वो $60 बिलियन की है। हमारा बजट 35-40 बिलियन डॉलर है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान से डबल सिर्फ अमेरिका की ऑर्गेनिक की मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट जो कि इंडिया ने सारी टेक ओवर की हुई है, इससे हम भी उसमें जाके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की थोड़ी हमें सपोर्ट आए। तो सर, अगर जैसा कि आपने बात की, अगर हम पिछले साल की हम एनालिसिस करें कि US की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट है, इट वाज अराउंड $74 बिलियन, और इस साल तो इट प्रॉब्ली हैज़ इंक्रीज्ड इवन मोर। तो उसमें जैसा कि आपने कहा, इंडिया एज अ बिग प्लेयर इन दैट मार्केट, तो हम क्यों नहीं इसको यूटिलाइज कर पा रहे, जबकि हमारी सारी वेदर कंडीशंस भी सेम है, हम भी वो सारे प्रोडक्ट्स ग्रो कर सकते हैं अपने इलाकों में। देखें, एक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, दूसरी सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये मुझे बताएं, पाकिस्तान कौन सा गवर्नमेंट है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है? जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वो करते हैं कि सर्टिफिकेट इसके एनालिसिस हमें शो करें। तो वो कोई बॉडी नहीं है। तो गवर्नमेंट जब तक इसकी बॉडी नहीं बनेगी तब तक ये मार्केट डेवलप नहीं हो सकेगी। जो भी ब्रांड्स अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले रहे हैं वो USA से लेते हैं। USA की टीम यहाँ पाकिस्तान आती है, 7-8 बंदों की उनकी टीम होती है, वो यहाँ स्टे करती है, रहती है, उनका NOC लेना होता है, उसके बाद वो आपकी फील्ड जाके विजिट करती हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है और उन लोगों की अलग फीस होती है। जब वो सारी फीसें आप ऐड करके जो आपका अपना प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप आलमंड बादाम आपने अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कराना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो $5,000 को और आप यहाँ पे उसके टेस्ट मेस्ट करा के लोगों करके, तो आपको $10,000 का पर केजी पड़ेगा वो। तो आप कैसे उसको अमेरिका की मार्केट में, कंपीटेटिव मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे? तो दूसरे लोगों पे हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपनी सर्टिफिकेशन लॉन्च करनी चाहिए, बल्कि अपनी हमें इतनी अच्छी सर्टिफिकेशन लॉन्च करनी चाहिए कि हम दूसरी कंट्रीज़ को भी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ दें, वहाँ से भी गवर्नमेंट कमा सकती है। तो गवर्नमेंट जब ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लेगी, इसकी बॉडी बनाएगी, तभी मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट के काबिल होगा, वरना आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सर, मौके तो इतने ज़्यादा हैं इसके एडवांटेज इसका लेने के, तो क्यों नहीं अभी तक गवर्नमेंट इसकी बॉडी बना रही है, इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही? असल में गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक क्या होता है। मैं भी जब गवर्नमेंट के लोगों से मिलता हूँ तो मैं पहले उनको समझाता हूँ कि ऑर्गेनिक क्या चीज़ है। उनको समझाने में मुझे 10-15-20 मिनट लग जाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है मेरे ख्याल में। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेसी में है, जो भी लोग हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं। जब तक गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में बिजनेसमैन नहीं आएगा, तब तक उनको चीज़ों को समझ नहीं आ सकेगी। मैं अभी रिसेंटली एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंपोर्ट की जाती है, क्या सबसे ज़्यादा कंजप्शन है, और उस पूरी रिपोर्ट के अंदर टी नहीं थी। और पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा पी जाने वाला मशरूब है चाय। तो मैंने उनको, बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मैंने कहा सर टी 200 अरब की हम साल में चाय पीते हैं, इस लिस्ट में तो चाय है नहीं। तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये किसी ब्यूरोक्रेट ने लिस्ट बनाई है। अगर किसी कारोबारी बंदे ने बनाई होती ना तो नंबर 1 पे मैंने कहा टी होती, क्योंकि हमें पता है स्टैट्स का, हम कस्टम के साथ बैठे हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा आ रही है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। वो तो आपको स्टैट्स है नहीं, आप तो वैसे मैंने गूगल कर लेते हैं पाकिस्तान टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वही आप निकाल के हमें प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। आप हमारे जैसे बिजनेसमैन को पॉलिसी मेकिंग में हर चीज़ में, यानी जहाँ जहाँ पे आप लगे कि यार बिजनेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, बिजनेसमैन का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बिजनेसमैन नहीं होगा, वो प्रॉब्लम को समझता है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड करता है। स्पेशली सर, जब बजट वगैरह हम बना रहे होते हैं, तभी हमारे स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे होना चाहिए। वो होते नहीं है। जो जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में बिजनेस किया नहीं, वो कैसे बना सकता है? एक बंदा मीडिया इंडस्ट्री से, वो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मीडिया हैं तो आपकी भी पॉलिसी मेकिंग होती होगी, लेकिन कभी किसी चैनल के ओनर को या कभी किसी जर्नलिस्ट को कभी नहीं बुलाया जाता पॉलिसी मेकिंग। भाई आप उसको बिठाएं, उसके साथ मिलाएं, क्योंकि जितना आप अंडरस्टैंड करते हैं मीडिया को, मैं नहीं करता। ऊपर जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, ये जो पॉलिटिशियन बैठा है, वो उतना नहीं अंडरस्टैंड करता। तो जब तक हम लोग नहीं आएंगे, हमसे मेरा मुराद हम बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकिंग में, रूल्स में, हर महकमे के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ग्रास रूट लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सर, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जब दिल चाहता है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ा देती हैं, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ा देती हैं, जो कि हम पहले ही देख रहे हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के पहले इतने इश्यूज़ हैं। तो ये सारे भी दे मैग्नीफाई द इशू इवन मोर। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखें, बिजली तो कभी भी महंगी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसको बिजली फ्री करनी चाहिए। अब बाकी जगहों पर टैक्सेस लगाएं, बाकी जगहों पर टैक्सेस डबल करें, बिजली कभी भी महंगी ना करें। इंडस्ट्री के तो कभी भी ना करें। देखिए, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक को एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, हनी बना रहा हूँ, देसी घी बना रहा हूँ, आप बिजली महंगी करेंगे तो मेरा शायद महंगा हो जाएगा, मेरा देसी घी महंगा हो जाएगा। अगर आप शूज़ बना रहे हैं और आपकी बिजली महंगी हुई है, जो 1000 रुपये का जूता है वो 2000 रुपये का चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बिजली कभी भी महंगी ना करें। इंडस्ट्रीज़ के लिए तो हम कुछ सब्सिडी दें, ताकि चीज़ें हम सस्ती बनाएंगे तो सस्ती मार्केट में जाएंगे ना। तो बिजली के मेरे ख्याल में ठीक है। एक तो हमारे डैम नहीं है, वो एक अलग पॉलिटिकल इशू है कि जी इतने सालों से डैम नहीं बन रहे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं चाहूँगा गवर्नमेंट कुछ भी करे, बिजली को सस्ता कर दे, इंडस्ट्रीज़ के लिए कम से कम रेट लगाएं, ताकि हमारी प्रोडक्ट सस्ती बने। आप बिजली महंगी करेंगे, हमें क्या होता है, बिजनेसमैन रेट बढ़ा देगा। वो कहेगा पहले मैं 500 की आ रही थी, आपने गैस और बिजली बढ़ाई है, मैं जी साहब 1000 रुपये की दूंगा, महंगाई आ गई मार्केट के अंदर।
तो बिजली की थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, बाकी जगहों पे कहीं और जगह पे टैक्स लगा दें। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री कर दें, गवर्नमेंट लॉस में गए, गवर्नमेंट लॉस में ना करे, आप किसी और जगह पे टैक्स लगा दें, बिजली महंगे ना करें। पॉलिसीज़ के तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस करते ही करते हैं, लेकिन अगर और भी हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखें तो एक और जो मेजर चैलेंज हम फेस करते हैं वो आता है कि वी लैक R&D एंड वी लैक स्किल्ड पीपल। जी, तो इसका व्हाट यू थिंक इज़ द मेन रीज़न व्हाई इज़ इट सो? देखिए ये तो स्टार्ट जो होती है ना, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ से ही है। यूनिवर्सिटीज़ इसकी मेन रीज़न है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, उस टाइप का बंदा ट्रेन बना के मार्केट में निकाल ही नहीं रहे जो मार्केट की डिमांड है, जो उसकी नीड है। क्योंकि कभी यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ एफिलेट हुई नहीं, उन्होंने कभी हमसे पूछा नहीं कि आपको चैलेंजेस कहाँ आते हैं, कहाँ पे आपको स्किल लेवल की। सर आपको नहीं लगता कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये अब मेरे लिए कारोबार बन के रह गए हैं? ये 100% जो है आपके जो HEC है उसकी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटीज़ को देखें। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक हेल्थ और आपका एजुकेशन, ये बिज़नेस है नहीं, ये कारोबार है ही नहीं, ये खिदमत है। जो बंदा भी एजुकेशन के सेक्टर में आता है या हेल्थ सेक्टर में आता है तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि यार मैंने जाके इस कौम की खिदमत करनी है, ये खिदमत है। ये तो मैंने कहता हूँ इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये तो प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बनी नहीं है कि आप इससे प्रॉफिट कमाएं, ये आपने लोगों की, आवाम की, मुल्क की आप खिदमत करें। हेल्थ भी ऐसे है कि ये कारोबार तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान का टॉप बिजनेस हैं। अगर आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें कि जी आपने तो प्रॉफिट है नहीं, इसमें आपसे टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन आप इलाज सस्ता करें, आप एजुकेशन को सस्ता करें, ताकि गरीब का बच्चा भी जो है वो भी डॉक्टर बन सके, वो भी इंजीनियर बन सके। एक तो ये चीज़। दूसरी आप स्किल लेवल की कह रही थी, बदकिस्मती से ये बहुत ही यूनिलीवर के जो CEO आमिर पराचा साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप बेशक उसे सर्च कर सकते, देख सकते हैं। उन्होंने कहा, उनके पास बाकायदा रिसर्च थी, स्टडीज़ थी कि हम अपने पूरे खित्ते के ना लेस प्रोडक्टिव लोग हैं। इस पूरा खित्ता, इसमें इंडिया भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इवन अफगानी भी है, हम उनसे भी प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव लोग हैं। और इसकी जो मेन है वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उस तरह का बच्चा डेवलप कर ही नहीं रहे, वो पढ़ा नहीं रहे। वो बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो तो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में, वो तो बच्चा ही है, उसको तो नहीं पता कि आगे दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन जो वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, जो HODs हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो उनके ऑनर्स हैं यूनिवर्सिटियों के, तो उनको तो पता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है और इस वक्त इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस टाइप के बच्चे लेके आएँ ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर सकें। अब पूरी दुनिया के बिजनेसेस, कारोबार जाके चाइना में क्यों बनाते हैं फैक्ट्रियाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? क्योंकि चाइना में आपको हर तरह का स्किल लेवल मिल जाता है। अब लोग कहते हैं जी बाहर से कंपनीज नहीं आते। मुझे ये बताएं कि बाहर से कोई कंपनी आके क्या करेगी यहाँ पे? बंदा कहाँ से ढूंढेंगे? आप यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएंगे, जी हम लेदर बनाएंगे, लेदर के बंदे कहाँ से ढूंढेंगे? जो स्टाफ है वो कहाँ से लेके आएंगे? प्रोडक्टिव लोग तो आपके पास है नहीं। फिर आपको चाइना से बंदे पकड़ के लाने पड़ेंगे, उसके ऊपर मैनेजर्स लेवल पे बिठाने पड़ेंगे। तो हम बाहर से कंपनीज इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, लेबर का भी तो मसला है भाई। बंदा कहाँ से लेके आए? ट्रेंड बंदा ही नहीं है आपका, बाहर से लेके आना पड़ेगा बंदा। तो बंदा कहता है इससे अच्छा नहीं मैं उधरी फैक्ट्री लगा लूँ। तो ये हमारे मुल्क के जो इकॉनमी की जो सिचुएशन हुई है, बाहर का इन्वेस्टर नहीं आ रहा, इसमें बहुत बड़ा रोल ये यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी आता है कि आप उस तरह का बंदा मार्केट में निकालें जो हमें ज़रूरत है, हमसे पूछें, हमसे डिस्कस करें। सर तो क्या ऐसे फौरी इकदाम हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपके ख्याल में? अभी तो मेरे ख्याल में जो हमारा एग्रीकल्चर जो है, जो शुरू से हमारा रहा है बिज़नेस हमारे इस मुल्क का, उस एग्रीकल्चर को ही थोड़ा सा अगर बेहतर किया जाए। जैसे मैं आपको टी का बता रहा था कि हम साल की 200 अरब की चाय पीते हैं, और ये 200 अरब वो है जो नंबर्स में है, जो फाइलों में है। इसके अलावा आपको पता स्मगलिंग होती है, अंडर इन्वेस्टिंग होती है। तो मुझे लगता है कि हम 400 अरब की चाय पी जाते हैं साल में। तो ये जो 400 अरब है, पहले इसको बचाया जाए। मेरे ख्याल में गंदम रोटी से ज़्यादा हम चाय पीते हैं, हर बंदा गंदम ज़्यादा इसकी कंजप्शन है चाय की। मैं खुद दिन में 1 रोटी खाता हूँ, लेकिन मैं दिन में कुछ 6 कप चाय पीता हूँ। हर बंदे की ये स्टोरी है। तो गंदम से ज़्यादा, रोटी से ज़्यादा आपके मुल्क में चाय पी जाती है। तो आप सबसे पहले चाय को कैटर करें। ये मानसेरा की तरफ मेरे ख्याल में कोई 1 लाख एकड़ का एरिया है, और हमारी पाकिस्तान टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकायदा है, जो बदकिस्मती से पता नहीं क्यों फ्लॉप बैठा हुआ है, ना हमें पता है उसका डायरेक्टर कौन है। मैं गूगल पे भी देख रहा हूँ तो मुझे कोई उसका नंबर ही नहीं मिला कि कौन डायरेक्टर है, कौन देख रहा है, ताकि मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ, ताकि इस पर मज़ीद मैं काम कर सकूँ। उसको दोबारा जो है ना फाल किया जाए, उस पर काम किया जाए। 400 अरब तो पहले आप यहाँ से बचा लें। जो इंपोर्ट है आपकी ज़्यादा है, जो चीज़ें हम बाहर से लेके आ रहे हैं, जिस तरह हमारा कुकिंग ऑयल, सोयाबीन बाहर से आ रहा है, उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन की जाए। फार्मर को एजुकेट किया जाए कि भाई आप ट्रेडिशनल क्रॉप से निकलें, गंदम शंदुम को छोड़ें, आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आएँ। आप ज़ाफ़रान उगाएँ, आप जो है एलोवेरा गवार गंदल उगाएँ, आप संदल उगाएँ, आप सोयाबीन उगाएँ, चिया सीड उगाएँ, मोरिंगा उगाएँ, इनको उगाएँ। क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं इन सब के लिए। एग्जैक्टली, जो चीज़ इंडिया में हो सकती है वो यहाँ पे भी हो सकती है। लेकिन हमारा बेचारा फार्मर से मिले, उसको तो बस 2 ही क्रॉप आती है, गंदम और गन्ना। गंदम और अवेयरनेस और एजुकेशन ही नहीं है। और तीसरा कपास, उसको पता नहीं, उसको लगता है दुनिया में ये 3 ही फसलें भाई, इसके अलावा भी कुछ 10,000 फसलें प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं। आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आएँ, क्योंकि पूरा दुनिया में आप फार्मर्स हैं ना, जो वहाँ के अरबपति लोग होते हैं, उनमें फार्मर्स भी आते हैं। हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे गरीब तबका है किसान। तो आप फार्मर्स को एजुकेट करें, उनको नई नई क्रॉप्स की तरफ लेके आएँ। जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, इनको कहें कि आप सिर्फ गंदम शंदुम पे काम ना करें, आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स का एक डिपार्टमेंट बना दें। क्या इधर हम वो चीज़ें सिखाएंगे जो प्रॉफिटेबल हो, और यंग फार्मर्स को लेके आएँ
मैंने आज तक कोई यंग फार्मर नहीं देखा, जब भी देखा बेचारा कोई बुजुर्ग ही देखा है। जो यंग बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, इनको कुछ एरिया, कोई ज़मीन दी जाए 10 एकड़ 15 एकड़ ग्रेजुएशन के बाद लीज के ऊपर कि आप यहाँ पे ये क्रॉप उगा के दिखाएंगे, हमें ये क्रॉप करके दिखाएंगे, फिर आपको डिग्री दी जाएगी, वरना डिग्री दी जाएगी। आपको ये नहीं लगता एक वजह ये भी है, क्योंकि अभी भी हम अगर किसानों की या फार्मिंग की बात करें तो अभी भी हम उस सेक्टर में 1960 1950 में ही फंसे हुए हैं। जी ऐसे ही है वो। देखें उसकी रीज़न है ना, वो फार्मर एजुकेट नहीं हुआ ना। यहाँ पे वही करता जिससे कुछ काम नहीं होता ना, वो जाके ज़मीन में जाके गंदम लगा लेता है। वो कहता जी मैंने काफ़ी बिज़नेस किए, चला नहीं, एंड पे आके मैंने ये काम। हालांकि ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी का बिज़नेस है, ये तो आपका। और इवन कि यूनिवर्सिटीज़ भी को भी चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट पे रखें। अभी फिलहाल हम यही कर सकते हैं, इसमें और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। स्टार्ट में जो आपने कहा कि हम हंगामी हालत में क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। कम से कम आप अपना फूड तो खुद उसको उगाएं ना, अपने फूड की प्रोडक्शन तो मुल्क में खुद करें ना। कम से कम जो आप, क्योंकि हमें खाना तो चाहिए होता है, अपना खाना तो पूरा करें ना। हम खाना भी दूसरे मुल्कों से लेते हैं, अपने लिए इंपोर्ट करते हैं। तो अपने जो कुकिंग ऑयल है, आपके जो फूड हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल में अगर हम कवर कर लें तो ये हमारे लिए बड़ी होगी, अगर 5-10 साल में हम कर सकें। बाकी जो स्ट्रेटजी है वो चीज़ें वो फिर 10-15-20 साल के बाद होंगी। पहले तो अपना पेट भरेंगे ना, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। दिस अलोन कैन चेंज द एंटायर नेशन। एग्जैक्टली। तो सर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आपने स्टार्ट कर दी, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली आपको क्या चैलेंजेस पेश है? और अगर बात करें कि सारे जो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो वो क्या सारा लोकली प्रोड्यूस्ड ही होता है? देखिए जो प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल लेवल नहीं था। मैं कोई भी अगर मैंने अगर कोई सोप भी बनाना है, मैंने कोई शैम्पू बनाना है, मैंने कोई कंडीशनर बनाना है, मैंने देसी घी बनाना है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है, केचप बनाना है, जैम बनाना है, तो मुझे तो उसके तो बंदे ही नहीं मिलते थे कि जो उसको कर सके। तो मुझे खुद सीखना पड़ा, हर चीज़ को मैं सीखता था, फिर आगे टीम पे शिफ्ट करता था, फिर वो आगे बनाती थी। तो इस तरह के स्किल लेवल का बड़ा इशू है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स, जाहिर सी बात है, देखें अगर मैं कोई एक चीज़ बनाता हूँ, केचप बनाता हूँ तो केचप में 10,000 चीज़ें डलती हैं। इस तरह मैं अगर शैम्पू बनाता हूँ उसमें 50-100 चीज़ें डलती हैं। मैं क्लिनजर बनाता हूँ उसमें बहुत चीज़ें डलती हैं। तो 1-2 चीज़ें तो हम बना लेंगे, कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उसमें आपने ऐड करनी होती हैं जो कि आप लोकली नहीं कर सकते। एक कंपनी, मेरे 900 प्रोडक्ट्स हैं, उन 900 प्रोडक्ट्स के अंदर तकरीबन नहीं भी 3000 इंग्रेडिएंट डलते हैं। तो 3000 इंग्रेडिएंट तो मैं एक एक तो नहीं करवा सकता। तो ये होता है कि अगर ये कस्टम वालों से अगर डाटा लिया जाए कि देखा जाए कि सब ज़्यादा कौन से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, फिर वो उस रेलिवेंट इंडस्ट्री को दिए जाएँ, उस रेलिवेंट इंडस्ट्री से उस फार्मर को जाएंगे कि जी आप ये प्रोडक्ट बनाएं, इसकी काश्त करें और इस कंपनी को इसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कस्टम्स, और अगर ये, क्योंकि जो भी चीज़ों का कस्टम वालों की नॉलेज में होता है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो सारा डाटा निकल आता है। वो आप आगे कंपनीज को दें और फिर फार्मर्स को दें। अच्छा, फार्मर को सबसे बड़ा मसला ये भी आता है, वो कहता है मैं फसल तो कर लूँ, मैं बेचूँगा, मुझे तो पता नहीं। अगर वो कहता है जी मैं अगर चिया सीड उगा लूँ तो मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में चिया सीड कौन लेता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको, फार्मर को वो डाटा प्रोवाइड करे सारी उस कंपनीज़ का जिसकी चिया सीड डिमांड है, हर उस कंपनी का दिया जाए जो मोरिंगा यूज़ करते हैं, हर उस कंपनी का दिया जाए कि इंग्रेडिएंट हो। जब ये डाटा शेयरिंग होगा ना तो फार्मर के पास भी थोड़ा सा उसको भी होगा, फील होगा कि अच्छा यार मैं फसल कर लूँगा, मुझे पता है पाकिस्तान में 100 कंपनीज़ को ये चाहिए होता है और उन 100 कंपनीज़ का मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को डाटा शेयरिंग करनी चाहिए आपस में, कंपनीज़ के साथ, फार्मर्स के साथ। तो सर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह, मोरिंगा और एटसेट्रा जो फार्मर से प्रोड्यूस करवाते हैं, आप उनको किस तरह अवेयर और एजुकेट कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो चीज़ जो गवर्नमेंट का काम था, मैंने कहा हम यही कर रहे हैं, हम डाटा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या चीज़ इंपोर्ट होता है, फिर आगे फार्मर्स देते हैं, क्योंकि सारा काम तो हम नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा डिमांड में, जिसकी कंजप्शन हमारी चिल्तन प्योर कंपनी के सबसे ज़्यादा है, वो उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में ये क्रॉप हो सकती है, वहाँ के जाके फार्मर के से मिलते हैं, उसको कहते हैं कि जी आप ये फसल करें, आपको इतनी एकड़ ज़मीन है, ये पानी लगाएं, ये फसल है, यहाँ से आपको बीज मिलेगा, ये आपने जो है ना इस तरीके से इसको इस मंथ में इसकी आपने प्रोडक्शन करनी है, इस मंथ जो है ना आपने इसकी क्लीनिंग करनी है, वट जो भी प्रोसीजर है पूरा उसको बताते हैं और उसको गारंटी देते हैं कि ये क्रॉप आपसे हम ले लेंगे। हम उसको कुछ पैसे भी दे देते हैं एडवांस, ताकि उसकी और जो सिक्योरिटी हो जाए उसकी, कि उसको पता हो कि ये कंपनी मुझसे ले लेगी। फार्मर को ये हमेशा इनसिक्योरिटी होती है कि यार मुझसे पता नहीं कौन लेगा या नहीं लेगा। गंदम तो हर जगह बिक जाती है, गन्ना तो हर जगह बिक जाता है, कपास बिक जाती है, लेकिन इस चीज़ों में कभी कभार फार्मर डर होता है कि मैं फंस ना जाऊँ इस जगह पे। एग्जैक्टली। तो वो हम उनको थोड़े से श्योरिटी देते हैं और जो हमारी चीज़ें वो तो हम कर, लेकिन हम कितने में चले जाएंगे? 50 फार्मर को अप्रोच कर लेंगे, 100 फार्मर कर लूँगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान के फार्मर से तो मैं काम नहीं करता, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन हम, मेरे अपनी मेरी फाउंडेशन है नजम मज़ारी फाउंडेशन, उसमें मैं यही कर रहा हूँ कि फार्मर्स को एजुकेट कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके आ रहा हूँ कि भाई आप जो ट्रेडिशनल फसलें ख़त्म करें, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आएँ और इन कंपनीज़ को ये क्रॉप्स चाहिए, आप इन कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं कि मैं ये फसल उगा रहा हूँ, 6 में मेरी फसल तैयार हो जाएगी, कि आप मुझसे ये खरीदेंगे इस रेट के ऊपर। ऑफकोर्स एक चीज़ बंदा बाहर से 10,000 पर केजी के हिसाब से मंगा रहा है, आप वही अगर पाकिस्तान में उसको 5,000 पर केजी के हिसाब से देंगे तो वो क्यों नहीं देगा? अब मैं चिया सीड की आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये बाहर से मैक्सिको से आ रहा था ये 8,000 रुपये पर केजी था, अभी जब लोकल इसकी प्रोडक्शन हो गई है तो ये 1,200 रुपये पर केजी पे आया हुआ है। तो देखें ना कितना ज़्यादा रेट का इसका फ़र्क है। तो लोकल प्रोडक्शन पे आएंगे तो उसका मेरे ख्याल में हमें फ़ायदा होगा, डाटा शेयरिंग होगी और फार्मर को एजुकेट किया जाएगा
और गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं जो वैसे पड़ी हैं वो लोगों को अब लीज पे देते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, जो कि कर रहे हैं। जो पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, रिसेंटली हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी वो यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन वो ज़रा बड़े स्केल पे दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ छोटे लेवल पे दें, किसी को अगर 10 एकड़ 5 एकड़ चाहिए तो वो 5 एकड़ भी उसको आप दे दें ज़मीन, ये नहीं कि उसके नाम पे कर दें उसको ज़मीन। आपकी गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से निकलें बलूचिस्तान की तरफ जाएँ तो कितने किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, वो है तो सारी गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो आप दे दें, लोगों को दे दें कि आप यहाँ पे फसल करें, क्रॉप करें, आपसे कोई चार्जेस हम नहीं लेंगे, बस आप इसको जो है ना आबाद कर लें ज़मीन को। तो मैं अभी गवर्नमेंट ने लिया, पाकिस्तान आर्मी ने इनिशिएट लिया और बड़ा अच्छा है वो, मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर, मूविंग ऑन, आपके अभी जैसे आपने जिक्र किया कि 900 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, तो सर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, और ऐसे कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जी ख़त्म हो सकती है? देखिए आजकल तो ज़्यादा मार्केट में जो इन हुआ है ना इंग्रेडिएंट, वो तो मोरिंगा है, जिसको आप स्वांजना कहते हैं, उसकी काफ़ी मार्केटिंग भी हुई है, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसमें चिया सीड है, इसका वेट लॉस में बड़ा रोल है, तो चिया सीड मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी तरह अब तो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं तो देसी घी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। पहले लोगों में इतना रुझान नहीं था देसी घी का, लोगों को समझ लगता था कि शायद हम देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन लोगों को अब समझ आया कि देसी घी से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो देसी घी का मैंने देखा एकदम से बड़ा ट्रेंड आ गया। हालांकि न्यू जनरेशन में देसी घी का कोई खास ट्रेंड नहीं था, पेरेंट्स खा लेते थे, जो यंग बच्चे हैं ये तो नहीं खाते थे, लेकिन अब उनमें भी ट्रेंड आ गया ऑर्गेनिक का, नेचर का। तो इसका अब काफ़ी आ रहा है, मुझे उम्मीद है इससे भी काफ़ी मार्केट बनेगी। और अगर हम इस लेवल पे चले गए तो कल को हम देसी घी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि ये देसी घी वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ी मार्केट है और अभी इसमें नंबर 1 दुनिया में इंडिया कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम भी करें, हम अच्छे रेट पे देसी घी बनाएं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत डिमांड है इसकी, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, यूएसए में, यूके में इसकी बहुत बड़ा डिमांड है। तो देसी घी अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएँ तो मेरे ख्याल में ये भी हमें एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, टू एजुकेट द व्यूअर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड हर्बल? देखें, ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, वो होते हैं वो प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई भी क्रॉप है, आपने किसी भी तरह का उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, आपने जो है ना कोई भी ऐसी उसमें खाद इस्तेमाल नहीं की है, और आपने कोई स्प्रे नहीं किया, और उसमें वॉशिंग से लेके पैकेजिंग तक कोई भी केमिकल आपने उससे इंटरेक्शन नहीं करना, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है। हर्बल इज समथिंग एल्स। हर्बल में कुछ परसेंटेज केमिकल हो सकते हैं, वो इंडिकेट करता है ट्रीटमेंट की तरफ, वो एक चीज़ को इलाज कर रहा होता है। जो ऑर्गेनिक होते हैं हम तो बल्कि एंटी फार्मा हम कह सकते हैं, हम तो एंटी मेडिसन है, हम तो कहते हैं जी फूड इज़ दी मेडिसन, कि जो फूड है वही आपका इलाज होगा। लेकिन जो हर्बल है वो मेडिकेटेड होते हैं, वो मेडिसिनल होते हैं, उनको ड्रैप्स देखते हैं ज़्यादातर, ड्रैप का जो डिपार्टमेंट है वो देखता है। जो ऑर्गेनिक होता है इनको फूड अथॉरिटी, जैसे हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो इनको देख रहे हैं, ड्रैप का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो ज़रा टूवर्ड्स फूड है, ये टूवर्ड्स ज़रा मेडिकेटेड है। तो हर्बल में भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो अगर कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है और उसने देखना, क्योंकि आपको पता है हमारे आवाम स्कैम भी बहुत ज़्यादा करती है, तो हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक? देखें, जब आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर तो यही है कि आप देखें जो नंबर 1 ब्रांड है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास मैनुअल, जिसको कहते हैं मैनुअल चेक करने का तरीका है, मैनुअल चेक करने का यही है, वो जो भी कंपनी है उसकी जाके वेबसाइट देखें, उसका डाटा देखें, उसकी टीम देखें, कहाँ जहाँ पे वो उसके फीडबैक्स देख सकते हैं। इसके अलावा तो और आपके पास कोई लैब तो नहीं है, आप घर में कोई लैब तो नहीं डेवलप कर सकते कि मैं उस चीज़ को लाऊँ घर में जाके चेक करूँ कि ऑर्गेनिक है नहीं। तो यही है, आप फिर ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ देख लें, फेसबुक पेज चेक कर लें, उसका इंस्टाग्राम पेज चेक कर लें, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ नजर आना शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पे देख लें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी मार्केट जो भी थोड़ी कम है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी फास्ट पेस, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन का एक ठप्पा नहीं लगा होता, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर रिसर्च करें पूरी और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, वो उसकी बजाय दे मूव टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये होता है कि देखें, या फिर कंपनी से रब्ता करें, कंपनी को कहें कि आप अपने इंटरनल रिपोर्ट शेयर करें, जैसे हमारे प्रोडक्ट भी हम भी सेल करते हैं, तो अक्सर क्योंकि हमारी अपनी भी तो एक R&D की लैब है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स खुद चेक करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं, तो वो हम अपने इंटरनल रिपोर्ट्स उनको दे सकते हैं। या दूसरा फिर एक और आपका महकमा PCSIR पाकिस्तान का गवर्नमेंट टेस्टिंग का है, लेकिन वो भी उतना एक्टिव तो नहीं है, लेकिन खैर बहरहाल कुछ 5-10 चीज़ें वो भी आपको दरमियान से निकाल के दे सकता है, लेकिन 100% ऑर्गेनिक है तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ये है कि चलो आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड अगर आपको मिल जाए, आपको पता है कि यार ये ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट ठीक है, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और एक आपको पता है एक सीरीज़ और काफ़ी अच्छे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छे लोगों के रिव्यूज़ हैं, ऑथेंटिक लोगों के, अगर कोई डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर भी यूज़ कर रहा है, तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। वरना कोई उसके पास आपको लैब तो नहीं बना सकते घर में जिसको आप कहें कि कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक है नहीं है। अच्छा सर, यही बात फिर उसी पे आते हैं हम कि
एक ब्रांड की एक वो ट्रस्टेड ब्रांड इमेज बनाने में मार्केटिंग एंड अदर कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ वुड यू एजुकेट द व्यूअर्स व्हेन इट कम्स टू दैट? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान में कोई पर्सन सक्सेसफुल हो गया तो समझे दुनिया के हर कोने में हो सकता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यहाँ पे करना है और नया ब्रांड लॉन्च करना। ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। आप कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करें, मुझे लगता है कि कोई आपसे ख़रीदेगा, जितना मर्जी आपकी PR, जितने मर्जी आपके रिलेशन हो, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना। तो हमने जब शुरू में स्टार्ट किया तो हमने तो सोचा नहीं कि हम प्रॉफिट में जाएंगे, हम कमाएंगे। हमें ये था कि हम जितना कमाएंगे दोबारा इसकी ब्रांड की अवेयरनेस के ऊपर लगाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को सही गलत के बारे में बताएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है। और जो सदियों से लोग जिसको गलत समझ रहे थे, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ हनी की। जो हनी है ना, जो शहद होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल होता है। मार्केट में गलत मिसकंसेप्शन फैली हुई थी कि जी ये जम रहा है तो ये गलत है। मैं लोगों को बताया कि क्रिस्टलाइजेशन ये नेचुरल होता है, ये छत्ते में भी जब लगा होता है ना तब भी शायद जम जाता है। तो ये हमने बड़ा क्लियर किया। उसको क्लियर करने में हमें बड़ा मुश्किल लगा। इंटरनेशनल रेफरेंसेस ऐड किए, जो दुनिया में हनी एक्सपर्ट थे उनकी वीडियोस बना के लोकल मार्केट में लोगों को दिखाई कि भाई ये जो शायद जम रहा है ये नेचुरल होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। ये किसने आपको कह दिया कि अगर शायद जम रहा 2 नंबर है? तो जो बंदा 2 नंबर शायद बना रहा है तो वो इतना बेवकूफ़ है कि उसमें चीनी ऐड करेगा, वो कोई और मार्केट से मीठा सिरप ना उसमें ऐड कर दे। तो ये जो जमना होता है ये इसके आप 2 नंबर शायद की निशानी नहीं होती है, आज भी है। तो ये हमने काफ़ी देर से जाकर लोगों के माइंड से क्लियर किया। तो इसमें हमारी काफ़ी एफर्ट लगी। हमारे शायद जमरत लोग कह रहे थे कि तो 2 नंबर है। सर अगर फॉर द व्यूअर्स जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो व्हाट वुड यू से कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर उनको फोकस करना चाहिए जो कि आर एक्सट्रीमली इन द मार्केट राइट नाउ? देखें, आप सबसे पहले तो आप देखते हैं कि लोगों में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ा था, जैसे हर चीज़ की एसोसिएशन होती है ना, तो इंटरनेशनल टॉयलेट एसोसिएशन है, वो टॉयलेट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो उनकी एक मैंने रिसर्च पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो कमोड के ऊपर वाशरूम का जो टाइम है वो 5 मिनट है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा वाशरूम लगा रहे हैं इट्स मीन कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज़ है। तो मैंने वो चीज़ देख ली। फिर मैंने उसकी फेसबुक पे रिसर्च करा कि लोगों का एवरेज वाशरूम टाइम क्या था। तो लोगों का पाकिस्तान में जो एवरेज वाशरूम टाइम था वो 10 से 15 मिनट था। तो मैं समझ गया कि हमारे आधे पाकिस्तान के लोगों को कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। तो उसका फिर हमने एक प्रोडक्ट बनाया पेट सफाई, वो इस वक्त हमारा नंबर 1 पे है। यानी कि ऐसी आप जब देखते हैं, R&D करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जब उसका आप सोल्यूशन देते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका हिट जाता है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहता है तो मेरे ख्याल में आप देखें हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे, किस किस तरह के मसले हैं। वो आपकी बॉडी के हैं, आपके पेट के मसले हैं, जिगर के मसले हैं। अब डायबिटिक है, कितना शुगर हमारे मुल्क के अंदर है। अगर कोई करना चाहे कोई एंटी डायबिटिक आप मेडिसिन बना दें, एंटी डायबिटिक आप टी बनाएं, एंटी डायबिटिक कुछ भी आप बनाएं तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। हर दूसरे बंदे को यहाँ पे शुगर हुआ है। तो आप सबसे बड़े प्रॉब्लम्स देखें। वेट गेन एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे लोगों का वजन बढ़ रहा है। तो आप वेट लॉस के ऊपर काम करें, वो प्रोडक्ट आपका हिट होगा। तो इसमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके भी हैं, तो इसमें कौन से मोरिंगा हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इसमें ऐसे कौन से और मटेरियल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी तरफ लोगों को फोकस करना चाहिए? देखिए, मोरिंगा नंबर 1 पे है। इसके अंदर जो दूसरा सेकंड पे लेवेंडर यूज़ होता है, जिसको उर्दू में आप इस्तोखदूस कहते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा जिसको हम एलोवेरा जेल कहते हैं, ग्वाल गंदल कहते हैं, ये तो अगर किसी कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये ना डलाओ ना तो हम कहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट है ही नहीं। यानी उसके इतने ज़्यादा 300+ उसके बेनिफिट्स हैं। डायबिटिक शुगर जो है उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है। इसके अलावा अश्वगंधा है, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा और बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। वो पेरेंट्स जो बड़े परेशान होते हैं कि जी मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा या कद नहीं, हाइट नहीं बढ़ रही, ये उसके लिए बड़ा अच्छा है। मेंटली बच्चा ग्रो कर जाता है। अश्वगंधा है, मोरिंगा है, लेवेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमोमाइल उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल है, बहुत सी चिया सीड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गोंद कतीरा, वो भी जिन लोगों को हाथ पाँव लोगों के अक्सर गर्म रहते हैं तो वो गोंद कतीरा उसको पानी में इस्तेमाल करके करें तो आप देखेंगे जो जिस्म की गर्मी होती है वो निकल जाती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। 3000+ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। 900 तो प्रोडक्ट्स हैं, 3000 करीब इंग्रेडिएंट्स जो उसमें ऐड होते हैं। तो वो उनको अगर आप वैसे सिंपल भी यूज़ करें तो भी उसके बड़े अच्छे फ़ायदे होते हैं। जी सर, साथ ही साथ आप एक सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट भी हैं, तो सर सबसे पहले तो इफ़ यू कैन काइंडली एजुकेट अस कि अरोमा थेरेपी असल में है क्या? देखिए, अरोमा तो खुशबू कहते हैं, थेरेपी ट्रीटमेंट इलाज। तो खुशबू से ना सदियों सालों से इसका जो है ना इस्तेमाल होता आ रहा है। ये शुरू से भी था। आप देखें ना, खुशबू सुन्नत ऐसी नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई बात है। तो खुशबू से इंसान ठीक हो जाता है। और वैसे भी एक रिसर्च थी कि जो लोग खुशबू के शौकीन होते हैं या जो लोग ज़्यादा खुशबू लगाते हैं उनकी आम बंदे से कुछ साल ज़िंदगी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा काम और रिलैक्स रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये खुशबू ये वो जो दूसरे आप फ्रेंच परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करें, मैं उन खुशबू की नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो नेचुरल अरोमा थेरेपी वाले होते हैं, जो नेचुरल प्लांट से बनाए जाते हैं, जो नेचुरल होते हैं और प्योर होते हैं, जो कि बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए कुछ ऑयल है। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है तो लेवेंडर और कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल है, आप वो स्मेल करें, आप देखें आपकी नींद ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका फोकस का मसला है तो आप सिट्रस, ऑरेंज और लेमन का एसेंशियल ऑयल स्मेल करें, आप
आप देखेंगे आपका फोकस बढ़ जाएगा। बाहर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं, जब उनकी मीटिंग्स होती है ना, तो इस तरह के वो खुशबू जलाई जाते हैं ताकि उससे फोकस बढ़े। इसी तरह अगर कोई आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, रिलैक्स रहें, तो फ्रैंकिनसेंस जो एसेंशियल ऑयल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये अरबी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो कहीं बैठे होते हैं तो वो आके कुछ जलाते हैं, धुआं सा निकलता है। वो फ्रैंकिनसेंस को अरब कंट्री में आता है, तो फिर उसे वो लेते हैं। इवन के बच्चों में पहले ज़माने में भी बच्चों को दूनी दी जाती थी, वो जलाया जाता था, और बच्चों को वो क्या था, वो भी अरोमा थेरेपी का ही था। उससे तो एक तो होता है कमरे में जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सारे मर जाते हैं, और इससे होता है कि माइंड के ऊपर इसका बड़े अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो खुशबू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ये इससे आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी और आप मेंटली काम और रिलैक्स रहेंगे। सो तो अरोमा थेरेपी में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में अगर कोई बंदा आना चाह रहा है जी, तो इसका आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान में क्या स्कोप देखते हैं? इसकी बहुत बड़ी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं। मैं पिछले साल यूके गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे मार्केटों में जाके देखा, लोग अपने जानवरों को भी ऑर्गेनिक खिला रहे हैं। वहाँ पे डॉग फूड था, उसमें लिखा था सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। तो मैंने देखा कि दुनिया कहाँ पे चली गई है, वो अपने पेट्स को भी ऑर्गेनिक खिलाना शुरू हो गए। हम तो इंसान भी, हम तब तक इंसान ही खा रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक पूरा, तो लोग अपने जानवरों को भी अब ऑर्गेनिक देना शुरू हो गए। वहाँ पे फ़िश फूड था, फ़िश फूड के ऊपर भी लिखा था कि ऑर्गेनिक, यानी वो अपने जानवरों को भी ऑर्गेनिक खिलाना चाह रहे हैं। तो हम तो भी इंसान नहीं है, तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। इसको आप करें तो आगे दुनिया में ऑर्गेनिक ही रह जाए ना, ये केमिकल फूड निकल जाने दुनिया से। बहुत बड़ी मार्केट तो है ही है, लेकिन हम इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मेन रोल तो मेरे ख्याल में जो हमारी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस शहर में भी हैं, उनको चाहिए कि ऑर्गेनिक का ऐसा एक कोर्स लॉन्च किया जाए कि बच्चों को ऑर्गेनिक के बारे में सिखाया जाए कि ऑर्गेनिक क्या होता है, किस तरह आप इसके बिज़नेस में आ सकते हैं, किस तरह इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये पूरा ऐसे कोर्स बन सकता है और इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाकायदा इसके आगे जाके इसके ऊपर डिग्री भी इशू की जा सकती है ऑर्गेनिक की। तो मेरे ख्याल में HEC को देखना चाहिए और इस पर एक डिग्री इस पर जारी करनी चाहिए। अच्छा सर, अब टाइम हो गया हमारा पब्लिक पोल सेगमेंट का। इसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट के आने से पहले उनकी पोस्ट लगा देते हैं अपने सोशल मीडिया पर, और आपके जितने भी चाहने वाले और हमारे देखने वाले उन पर आपके लिए सवालात छोड़ के जाते हैं। तो सर, पहला सवाल आ रहा है राबिया जावेद की तरफ से। राबिया कह रही हैं कि 6 to 8 months you secure your products. How do you claim your products are organic? अच्छा, अब वो बात करिए प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। देखें, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव जैसे विटामिन ई नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, जो आपकी चीनी है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। जैसे मुरब्बा जब नेचुरल बनता है तो वो शीरे में होता है, शीरा बनता है चीनी से, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन नेचुरल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह जैसे कि लोग हमें कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक की क्रॉप करेंगे, उसके ऊपर अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि नेचुरल स्प्रे भी बनती है। आप नीम और मोरिंगा का के पानी ले लें, वो नेचुरल स्प्रे बन जाएगा। फसल के ऊपर नेचुरल स्प्रे करें। इस तरह खाद के तौर पर भी नेचुरल खाद बनती है। आप ये खाद भी इस्तेमाल होती है, स्प्रे भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। सर, बात फिर वहीं पे आ गई, कितनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ, एग्जैक्टली, लोगों को पता नहीं कि लोगों को ये, अच्छा, लोगों के माइंड में प्रिजर्वेटिव्स आता ही केमिकल, लोगों को लगता है कि प्रिजर्वेटिव होता ही केमिकल है। R&D is all that matters. तो सर, बिलाल शाह पूछ रहे हैं, अगला सवाल कर रहे हैं कि हाउ शुड वी मेक श्योर दैट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक? जैसे ये इसका जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ। जब तक बॉडी नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में आपको ब्रांड्स के ऊपर जाके उनके फीड जो उनके रिव्यूज़ हैं उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं। अच्छा सर, अगला सवाल फिर से वही आ रहा है, क्योंकि एक तरह से तो ये अवेयरनेस का इशू भी है ही है, लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे इस तरह के बहुत अलार्मिंग इश्यूज भी सामने हैं। तो वो पूछ रही हैं कि क्या आपके हर्बल रेमेडीज़ में किसी भी तरह के एनिमल टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है और उनके फैक्ट्स यूज़ होते हैं? नहीं, हम तो जो भी होता है हमारे तो हम तो बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली पे टेस्ट करते हैं। पहले उनको बता देते हैं कि हम आपके ऊपर टेस्ट करने लगे। और दूसरा, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा ना दे सके तो नुकसान भी नहीं था, जो मैंने स्टार्ट में बताया था। अगर इसकी आप टेस्टिंग ह्यूमन भी करें ना तो भी उसका नुकसान नहीं है। जैसे मैं अभी मुरिंगा स्वांजना में देखना चाह रहा हूँ कि इसके रिजल्ट है या नहीं, तो मैं खुद भी खा के देख लूँ, अगर मुझे रिजल्ट ना हुए तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं देगा। तो ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा कीमती है। ये वो कंपनीज़ करती है जिन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट होते हैं, उनको डर होता है कि अगर इंसान के ऊपर ये चेक किया गया तो कोई रिएक्ट ना है। हमारा तो प्रोडक्ट ही ऑर्गेनिक है, बल्कि उसको तो मैं खुद ही कंज्यूम करता हूँ। हर प्रोडक्ट जो भी बनकर सबसे पहले मैं खुद ही, जो मैं सीऊँ कंपनी का, मैं खुद ही चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं उसका। जितने भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 5-6 चीज़ों को मिलके बना लूँ, पी लूँ, तो भी कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हमें एनिमल टेस्टिंग से जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा सर, अगला सवाल शहरियार करें, जो कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है मेरी नज़र में भी, क्योंकि मैं भी इससे रिलेट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि बाल बचाने के लिए कौन सा तेल बेस्ट है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होते हैं।
अगर आपका जेनेटिक है, अगर आपके डीएनए में है और आपके पेरेंट्स के भी जो है बाल गिरे तो दुनिया का कोई तेल आपको बचा नहीं सकता। अगर आपके देखिए पेरेंट्स के भी, दादा के भी, नाना के भी या बाकी भाइयों के भी अगर वो गिर रहे हैं तो ये बायोटीन की कमी की वजह से होता है, उसका तो दुनिया में कोई हाल नहीं। लेकिन अगर जेनेटिक नहीं है, आपके डीएनए में नहीं है, बाल वैसे ही गिरे हैं, तो ये बायोटीन की वजह से होता है। उसके लिए एक तो आप बायोटीन का इस्तेमाल करें, दूसरा आप जो प्याज का तेल होता है और फेनुग्रीक, फेनुग्रीक जिसको मेथी कहते हैं, और प्याज, ये वर्ल्ड बेस्ट इंग्रेडिएंट है फॉर हेयर। आप इसका ऑनियन का शैम्पू इस्तेमाल कर लें, ऑनियन का तेल लगा लें, या ऑनियन वाटर आता है वो कर लें, ऑनियन सीरम कर लें। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक, मेथी का आप कोई हेयर मास्क लगा लें, मेथी का कोई शैम्पू इस्तेमाल कर लें, मेथी का फेनुग्रीक ऑयल यूज़ कर लें, ये आपको रिजल्ट देगी। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट क्योंकि फेनुग्रीक होता है, वो उसको लेने का अंदाज़ अलग होता है, कोई शैम्पू कर रहा है तो कोई और लगा रहा है, तो ये दो इंग्रेडिएंट्स आपको जहाँ से भी मिले, लाजमी नहीं आप हमारे ब्रांड से लें, किसी और ब्रांड से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी दो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलें तो ये ज़रूर लें। और साथ खाने में अगर आप बायोटीन को इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट को, तो मेरे ख्याल में बेहतर है। लेकिन अगर आपका ये जेनेटिक नहीं है तो ये हो जाएगा, अगर जेनेटिक है तो फिर इसका दुनिया में कोई हाल नहीं है। नहीं सर, मैं तो जाते साथ ही प्याज का तेल लगा रहा हूँ, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से सैंपल मिल जाए हमें। अच्छा सर, अगला सवाल कह रही हैं रिदा कह रही हैं कि स्कार्स को ख़त्म करने के लिए कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, स्कार्स को मल्टीपल डिपेंड करता है, स्कार्स किस टाइप के स्कार अगर बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं तो उसके लिए हम ग्रेप सीड ऑयल रिकमेंड करते हैं, वरना इसके अलावा जो लेवेंडर, कैमोमाइल और टी ऑयल का मिक्सचर बनाया जाता है कोकोनट ऑयल के साथ, वो बहुत इफेक्टिव हैं। इसके अलावा जो है एक और ऑयल है हिबिस्कस, वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और स्कार्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हिबिस्कस ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी स्कार्स को काफ़ी तक कवर कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्कार्स किस टाइप के। ये 3-4 ऑयल्स को अगर आप इस्तेमाल करें मल्टीपल, इनको ब्लेंड करके, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा, सो दैट वाज इट फॉर अ पब्लिक पोल सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी सवाल थे उनके आपको प्रॉपर जवाब मिल गए हों, और अगर आप भी इसी तरह हमारे नेक्स्ट शो में शामिल होना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑल ओवर द सोशल मीडिया। लिंक्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और हाँ, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप मिस ना करें उस पोस्ट को। अच्छा सर, इनमें से जो पिछला सवाल था हमारा बाल बचाने वाला, उससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया सर, वो ये कि हम जैसे देखते हैं कि पहले इफ़ वी गो बैक 40-50 ईयर्स, तब ये इतने मसाइल नहीं होते थे, ये नहीं होते थे इतना। आप देखें कैंसर रेट बहुत कम था हमारा, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी रेट देख लें आप, सब कुछ ऐसे जितने भी मेजर इश्यूज हैं ये बहुत कम थे। ओवर द ईयर्स हमारे जितनी भी पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह होती है और जो कुछ उन जानवरों को फीड किया जाता है, उसकी वजह से वो सारे केमिकल्स वगैरह जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, आप देखिए इनके रेट्स अलार्मिंगली बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये सारा जो प्रॉब्लम है ये सारा फूड की वजह से। देखिए जब आप, मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर कोई जानवर है, अगर वो 10 किलो फॉर एग्जांपल वो भैंस है आपकी 10 किलो दूध दे रही है, तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, वो इसको इंजेक्शन लगा के उसमें से 20 किलो दूध ले रहा होता है। अब उसमें क्या होता है कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन दें। सेम ऐसे ही होता है जो फसल होती है, जब आप क्रॉप करते हैं, जब आप उसमें खाद इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज़मीन को फोर्स कर रहे हैं कि भाई मुझे ना इस जो दरख्त है इसके ऊपर 100 फल नहीं, मुझे 200 फल चाहिए। जब आप फोर्सली करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा उनके जेनेटिकली डीएनए डिस्टर्ब होता है। जब वो जेनेटिकली डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी बॉडी भी इफेक्ट होती है। जब आपकी बॉडी इफेक्ट होती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। उसी तरह आपके फिर बाल गिर रहे हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स आपने बताए, कैंसर बढ़ रहा है, ये सारा उसे रिलेट करता है। लेकिन इसमें सारा कसूर फार्मर्स का, बिजनेसमैन का नहीं होता, कुछ कसूर गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट का कसूर ऐसे, गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कि जी आपने ये सेब इतने का बेचना है, अंगूर आपने इतने का बेचना है, आटा आपने इतने का बेचना है, चीनी आपने इतनी की बेचनी है। तो फिर बिजनेसमैन कहता है ठीक है मैं इतनी की बेचूंगा, फिर बनाऊंगा मैं अपने तरीके से, तो ऑफकोर्स उसमें मिलावट करेगा। दूध आप कहते हैं कि जी 100 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं बेचना, भाई वो जानवर के ऊपर खर्चा ही 200 रुपये का आ रहा है, वो 100 रुपये कैसे बेचेगा? तो वो कहेगा ठीक है मैं इसको सस्ता करने के लिए पानी ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिजनेसमैन को ज़्यादा फोर्स ना करें, अपने रेट उनके ऊपर सख्ती से ना करें कि आप इतने रेट पर ही देंगे। वो फिर मजबूर हो जाता है वो 2 नंबरी करने के ऊपर। कोई बंदा खुशी से नहीं करता, इनको इंजेक्शन नहीं लगाता, इनको ये स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन नहीं लगाते या मिलावट नहीं करते। आपकी गवर्नमेंट रेट ही ऐसा निकाल देती है कि बस आपने इतने पे बेचना है। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट मिल के बिजनेसमैन के साथ, फार्मर के साथ मिल के बैठे तो मुझे लगता है ये सारे प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट को बाकायदा बताएंगे कि भाई इस चीज़ की प्रोडक्शन इतनी है, मेरे बिजली का बिल इतना आता है, मेरे गैस का बिल इतना आता है, मेरा रेंट इतना है, मेरी सैलरीज इतनी है, मुझे तो दूध पड़ता ही 120 रुपये किलो है, मैं 100 रुपये कैसे दूँ? तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आप 150 रुपये का किलो बेच लें, 10%, 15%, 20% प्रॉफिट आपका हक बनता है, वो आपका माल है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जब इनके साथ बैठेगी ना तो ये सारी जितनी भी मार्केट के अंदर जैसे हम कहेंगे 2 नंबरियाँ हो रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी। कि जब उनको सही उनका रेट मिल रहा है तो क्यों जी गलत प्रोडक्शन होगी, मुझे बताएं। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल ये भी है, टू रैप थिंग्स अप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन सर अब देखें हमारे इधर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हम स्टार्टअप्स को लेकर। हम कोई भी नई दुकान खोलते हैं हम उसको स्टार्टअप का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इनको एजुकेट करेंगे स्टार्टअप असल में होता क्या? देखें मैं क्योंकि लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है, उनका जो एंटरप्रेन्योर सेंटर है
उसका बोर्ड मेंबर हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को चेक करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं और 99% मैं जब 1 साल के बाद देखता हूँ ना, तो वो स्टार्टअप्स फेल हो चुके होते हैं। तो मैं जब उनमें हमेशा बच्चों को 4 चीज़ें बताता हूँ। मैं कहता हूँ देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप चले, आपने 4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, अपना पैशन डिस्कवर करें। जो भी आप काम करें आपका पैशन होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप काम कर रहे हैं आपने उस डोमेन का एक्सपर्ट बनना है। कोई अगर आपसे बात करे उस डोमेन से रिलेटेड, तो आपके हर 99% सवालों के जवाब होने चाहिए। इट्स मीन कि आप अपनी डोमेन के एक्सपर्ट हैं। आप कुछ भी हैं, आप लेदर बना रहे हैं, आप फर्नीचर बना रहे हैं, आप ऑर्गेनिक बना रहे हैं, आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं। मैं क्लोथिंग की, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं क्लोथिंग का कुछ भी आपसे सवाल पूछूं तो आपको आना चाहिए। आप एक्सपर्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि जो भी आप बिज़नेस करें ना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे बिज़नेस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप कमाते क्या? कहते हैं कमाते तो है नहीं, इस बिज़नेस में तो प्रॉफिट ही नहीं है, मैं तो शौकिया करूँ। नहीं, ये शौकिया नहीं करना चाहिए, सिर्फ शौक नहीं है। आप वो भी देखें कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आनी चाहिए। और आखिरी जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, आप ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस दें माशरे को जिसकी उस सोसाइटी को ज़रूरत भी हो। आपने फोर्सली ना जनरेट की हो, लोगों को फोर्सली ना बताया हो कि जी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। एक टाइम में कोई बंदा कहेगा नहीं यार मैं इसके बगैर भी रह सकता हूँ। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी सोसाइटी माशरे को ज़रूरत हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 चीज़ें। नंबर 1, आपका पैशन। नंबर 2, आप उस डोमेन के एक्सपर्ट बने। तीसरा, कि जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। चौथी चीज़, क्या उस प्रोडक्ट सर्विस की माशरे को ज़रूरत है या नहीं। ये 4 चीज़ें अगर हो गए आपके बिज़नेस में, आपके स्टार्टअप में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नाकामी हो। अच्छा सर, एक अगर आप 1 लाइन में इसका आंसर दे सकें कि व्हाट डू यू लुक आउट फॉर इन अ पर्सन व्हेन यू आर हायरिंग? देखिए, मैं हमेशा लॉयल बंदा देखता हूँ। मुझे होता है कि आप जब भी मैं हायर करता हूँ, मैं क्योंकि स्किल्स का तो मुझे ज़रूरत नहीं है, स्किल्स बंदे में आ जाती हैं। ये आगा साहब थे जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी बनाई और उनका बैंक था। उन्होंने ये बंदों, हमेशा वो अपने बंदों में ये चीज़ देखा करते थे कि जो भी बंदा आता था वो लॉयल होना चाहिए। बाकी वो कहते हैं मैं आपको हर चीज़ सिखा दूँगा। ऑफ कोर्स ऐसी बात, एक बंदा मेरे पास HR में आ रहा है, अकाउंट्स में आ रहा है, मुझे पता है उसके पास डिग्री तो है, तभी उसने अप्लाई किया, लेकिन उसकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कितना लॉयल है कंपनी के साथ। और सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्ट टू रैप थिंग्स अप, आप एक लाइन में यंग एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हमारे हैं उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहें तो? देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं, मैं हमेशा उनको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करें। ये कभी मत देखें कि मलिक रियाज अमीर हो गया तो मैं भी रियल एस्टेट में आके बैरेटाउन बना दूंगा। आप नहीं बना सकेंगे, आपका पैशन नहीं है। मैंने IT कंपनी चलाई, मेरा पैशन नहीं था, मैं उसमें कामयाबी मुझे नहीं मिल सकी। मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है पैशन डिस्कवर करना। अपने आप को देखें कि किस काम में आपका पैशन है, कौन सा काम आप सारा दिन कर सकते हैं। यानी वो काम जो अगर आपको कहा जाए कि या 24 घंटे आपने ये काम करना है और आप खुशी से कहें आज मैं 24 घंटे भी काम कर सकता हूँ, यानी आप काम आपको थकाएगा नहीं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं थका रही तो आपका पैशन है। अपना पैशन डिस्कवर करें, उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बने। जब भी एक्सपर्ट का जिक्र हो टॉप 10 का, तो उसमें आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि जब भी कोई काम करें देखें उसमें पैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए और सोसाइटी को भी ज़रूरत हो। तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें नाकामी होगी, आप हमेशा उसमें कामयाब ही होंगे इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज ट्रूली एन ऑनर। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सब के आपकी एस्पिरेशंस को भी मोटिवेशन मिली होगी, आपको ज़रा अवेयरनेस बढ़ी होगी। और बस इतना ही कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, अपना पैशन डिस्कवर करें और एक दफ़ा कर लिया है, एक दफ़ा उस डोमेन में घुस गए हैं तो टनल विजन करके लगे रहें, डटे रहें और हाँ, देखते रहें समा मनी।